गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी पे स्वागत करते हैं और एक ग्रामर के टॉपिक को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले जो लेक्चर हम लोग देखे थे उसमें जो है टेंस क्या होते हैं, टेंस का आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है, टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है, ये हम लोगों ने देखा था। और आज इस लेक्चर में हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। टेंस, जैसा कि हम लोग एकेडमिकल टेंस पढ़ते आए हैं, टेंस में दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। टेंस का आइडेंटिफिकेशन, टेंस को कैसे पहचानेंगे, टेंस को जब ये पहचानना हम सीख जाएंगे तो टेंस को कैसे करेक्ट करेंगे ये हम जान जाएंगे। तो टेंस में दो चीज़ हमको सीखना है, आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप एकेडमिक स्तर पे पढ़े होंगे, जो हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, उसका पहचान आप पढ़े होंगे कि इसे क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि। ये तो पहचान हम लोगों ने पढ़ा है एकेडमिक स्तर पे। लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो ये पहचान नहीं है इसकी, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और हिंदी हम लोग की लैंग्वेज है। और जाहिर सी बात है कि जब ग्रामेरियंस ने, जब फॉरेन ग्रामेरियंस ने जब इसकी पहचान बनाया होगा तो पहले तो उन्हें हिंदी आती ही नहीं रही होगी, हिंदी उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो जब उनके कंट्रीज की लैंग्वेज ही नहीं है तो उस लैंग्वेज में ये किसी भी कंसेप्ट का आइडेंटिफिकेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझने के लिए हिंदी, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी हैं इसलिए समझने के लिए समझ लेते हैं, लेकिन ग्रामर में, कंपटीशन में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है, ये तो हिंदी का पहचान हो गया आपका। इंग्लिश की पहचान होती है कि इसके वर्ब के, इस सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके जो वर्ब होते हैं V1 में आएंगे या तो V5 में आएंगे। वैसे V5 भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप कह सकते हैं। V5 का मतलब होता है, V1 का मतलब जो वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, ठीक है, और V5 का मतलब आप समझ सकते हैं जिस वर्ब में एस जुड़ा हो या ES जुड़ा हो या IES जुड़ा हो। ठीक है, तो पहचान यही है इंडेफिनिट टेंस की कि इसके साथ इस सेंटेंस में जो वर्ब्स आएंगे वो या तो V1 आएगी या तो डिराइव्ड फ्रॉम आएगी, मतलब एस या ES या IES लगा होगा मेन वर्ब में। सेंटेंस कुछ हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। दूसरा लिख लेते हैं यू गो टू स्कूल। ठीक है, इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है क्या है, ये V5 इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब में, मेन वर्ब हमारी क्या है, गो है, इसमें ES जुड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये पहचान हो गया कि ये जो है इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरे सेंटेंस में भी हमारा गो है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो बेस फॉर्म भी किसकी पहचान है, इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसका मतलब श्योर हो गया कि दोनों सेंटेंस हमारे इंडेफिनिट टेंस के हैं। दूसरी चीज आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा कि भाई जब हम यस या ES जोड़ते हैं, यस यस या ES जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन ये नाउन के साथ कंडीशन है, यानी कि नाउन में आप यस जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे या IES जोड़ेंगे तब ये प्लूरल बनेगा। ठीक है, लेकिन आप वर्ब में जोड़ते हैं, वर्ब में आप यस जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं या IES जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस का एग्रीमेंट होता है, सेंटेंस का वर्ब के साथ एग्रीमेंट यही होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल होगा
तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है सेंटेंस का वर्ब के साथ। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, और वर्ब क्या है, गो है, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। इसीलिए अगर गो को हम यहाँ पे लिख देते हैं, मूल रूप में लिख देते हैं, तो गो हमारी मूल रूप में जब रहेगी तो प्लूरल रहेगी। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम जो इसमें ई एस जोड़े हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। और मैं बताया कि वर्ब जब मूल रूप में रहती है तो क्या रहती है, प्लूरल रहती है। ठीक है, तो ये वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो जानना यही है बस कि जब अगर नाउन में आप एस एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। जैसे मान लीजिए कि डॉग हमारा नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन अगर इसमें एस जोड़ देंगे डॉग्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ये विपरीत होता है वर्ब के साथ। वर्ब के साथ कंडीशन सीधे अपोजिट है कि अगर मान लीजिए गो, गो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर इसमें एस या ये जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये जान लिए। दूसरा हमें ये जानना है कि दूसरी चीज ये जाननी है, पहचान इसकी, कि अगर आपका मेन वर्ब सेंटेंस में इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, ठीक है, विदाउट विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब या विदाउट MV4, विदाउट MV4। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो भी इंडेफिनिट टेंस का ही बनेगा। जैसे हम कह दें कि ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, यहाँ लिख दें ही इज अ टीचर। यहाँ देखिए इज है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ मेन वर्ब आई है, MV4 आई है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए ही के बाद जो है हमारा वर्ब क्या, इज आया है। इज के बाद कोई भी वर्ब नहीं है। टीचर जो है अपने आप में नाउन है, यहाँ टीचिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ टीचर क्या है, नाउन है, यानी कि ये खुद वर्ब का काम कर रही है। इस कंडीशन में ये जो सेंटेंस हमारा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। यानी कि इज एम आर स्वतंत्र रूप से सेंटेंस में आते हैं, बिना मेन वर्ब के आते हैं, तो भी हमारी सेंटेंस जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही होगी, कंटिन्यूअस की नहीं होगी। अगर ये बात जानेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा वॉइस में, नरेशन में। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया कि आई हैव अ पेन, दूसरा मैं लिख दूं आई हैव रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। यहाँ देखिए ये हैव, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ है, और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो हैव आया हुआ है, ठीक है, ये हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई हुई है, इसलिए ये जो है परफेक्ट टेंस का नहीं होगा, ये परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। ये परफेक्ट टेंस है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि जब आपका इज एम आर, ठीक है, और हैज हैव अगर मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो ये इंडेफिनिट टेंस बनाती हैं, और अपने बाद मेन वर्ब लेकर के आती हैं तो कंटिन्यूअस बनाती हैं, परफेक्ट टेंस बनाती हैं। दूसरी चीज हमें ये जानना है इंडेफिनिट टेंस में कि किस तरह के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन या इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस हमारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी ऑल टाइम ट्रू, ऑल टाइम ट्रू इवेंट्स, ऑल टाइम ट्रू इवेंट्स होंगे वो भी इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। जैसे ऑल टाइम ट्रू इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे द अर्थ, अर्थ अर्थ हम ऐसे कर देते हैं, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन।
ये क्या ऑल टाइम ट्रू इवेंट्स है, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना ये क्या ऑल टाइम ट्रू इवेंट्स है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप जो है सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस में कर दिया, ये सेंटेंस हमारा क्या गलत हो गया। इसको इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। या दूसरा एग्जांपल ले लें, रोज इज स्मेलिंग स्वीट। रोज इज स्मेलिंग स्वीट। रोज का हैबिचुअल एक्शंस क्या होता है, इसका जो है हैबिट क्या है, इसका ऑल टाइम ट्रूथ इवेंट इसके साथ क्या है, रोज के साथ यही है कि ये अच्छा महकता है। क्या होता है, अच्छा महकता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी हम इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। तो यहाँ कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, हमें इंडेफिनिट में ही करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है, कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे ही सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जो टेम्पोरेरी एक्शन हो, बाद में वो घटना ना घटित हो। ठीक है, वो टेम्पोरेरी एक्शन हो, किसी निश्चित समय के लिए वो बाध्य हो। तो सूरज, ये गुलाब का महकना एक किसी निश्चित समय के लिए नहीं है। ये गुलाब जब तक रहेगा, जो भी गुलाब रहेगा उसका एक क्वालिटी होगा, उसका एक हैबिचुअल एक्शन होगा, उसकी एक पहचान होगी कि हमेशा वो अच्छा ही महकेगा। ठीक है, तो अगर इसका कंटिन्यूअस में अगर प्रयोग कर देते हैं, पहले भी मैं बताया था कि अगर कंटिन्यूअस में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ यही देगा कि जो गुलाब है वो अच्छा महक रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा महक रहा है, फिर उसके बाद नहीं महकेगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन इंडेफिनिट में ही करेंगे। इंडेफिनिट क्या कहता है, इंडेफिनिट कहता है कि ये फ्रिक्वेंट होता है। इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ब्स होती है, वो क्या होती है, फ्रिक्वेंट होती है, हैबिट होती है। ठीक है, परमानेंट एक्शन होती है, परमानेंट एक्शन होती है। ठीक है, सूरज का पृथ्वी का चारों तरफ घूमना ये परमानेंट एक्शन है, ये ऑल टाइम ट्रू इवेंट्स है। रोज का अच्छा महकना ये भी क्या है, ये परमानेंट एक्शन है। ठीक है, तो जो परमानेंट एक्शन है, जो हैबिट है, जो फ्रिक्वेंट एक्शन हो, जो बार बार होते हो, ऐसे सेंटेंस का, ऐसे वर्ब्स का ट्रांसलेशन जो होता है इंडेफिनिट टेंस में ही हम लोग करते हैं। यही वजह है कि इनका अगर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो गलत हो जाया करता है। ये रहा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप इसकी पहचान जान जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन जान जाएंगे, ठीक है, तो इसका करेक्शन जहाँ भी रहेगा, जिस प्रकार का भी रहेगा सेंटेंस, आप जो है उसको करेक्ट कर लेंगे, जान लेंगे कहाँ वो गलत है और कहाँ सही है। तो दूसरा चीज़ ये जानना है हमें, इसमें दूसरी पॉइंट एक ये है कि इंडेफिनिट टेंस के साथ भी, इंडेफिनिट टेंस के साथ भी हम टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस के साथ भी टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर आप पढ़े होंगे कि जो टाइम का प्रयोग होता है किसमें होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका पढ़े होंगे। लेकिन इंडेफिनिट टेंस में भी जो है टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, एक यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट टेंस में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इनमें अंतर क्या होता है, टाइम का जब इसके साथ प्रयोग करते हैं और टाइम का जब इसके साथ प्रयोग करते हैं तो अंतर क्या होता है। जब इसके साथ टाइम का प्रयोग करते हैं तो वो टाइम ये बताता है कि जो एक्शन होता है उतने ही समय के लिए होता है, न उससे ज़्यादा और न उससे कम। लेकिन जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग करते हैं तो ये टाइम यही बताता है कि जो कार्य हुआ है, जितने समय के लिए हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके आगे भी वो एक्सटेंड कर सकता है, उसके आगे भी वो
बढ़ सकता है। लेकिन इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर जो करते हैं तो न उससे ज़्यादा और न उससे कम होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लिख लेते हैं कि आई प्ले क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, आई अवेक एट 3 AM, आई अवेक एट 3 AM। सेंटेंस दो है, दोनों ही इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पे लिखे हैं आई प्ले क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ये इंडेफिनिट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए, ठीक है। ये भी इंडेफिनिट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। तो पहचान में आप जाने हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ आएगी या फिफ्थ फॉर्म जहाँ आएगी वो सेंटेंस जो है इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा सेंटेंस जो है इंडेफिनिट टेंस का है। और इसके साथ हमने टाइम का प्रयोग कर दिया है। फॉर 3 आवर्स क्या है? टाइम है। तो जो ये खेलने का काम हो रहा है ना, वो 3 घंटे के लिए ही हो रहा है, न 3 घंटे से कम और न 3 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि मैं जब खेलता हूँ तो 3 घंटे ही खेलता हूँ। 3 घंटा बोले तो एकदम 3 घंटा, ठीक है। न 3 घंटे से कम और न 3 घंटे से ज़्यादा। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई अवेक एट 3 AM, ठीक है। ये जो है नॉन ड्यूरेबल एक्शन है। क्या है? नॉन ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल एक्शन है। यानी कि जो नॉन ड्यूरेबल एक्शंस होती हैं उसके साथ आप फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप ऐड का प्रयोग करेंगे। सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंस का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। इंडेफिनिट टेंस में जो है सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिंस या फॉर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और पॉइंट के लिए ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई अवेक, जो ये जगने की क्रिया होती है ना, तो 3 AM पे ही होती है। मतलब इंडेफिनिट टेंस के साथ जो टाइम का प्रयोग होता है वो फिक्स कर देता है कि द वर्क इज वैलिड फॉर दैट टाइम, उस समय के लिए वो कार्य जो है वैलिड है। यानी कि मैं जगता हूँ ना तो 3 बजे ही जगता हूँ, न इससे कम न इससे ज़्यादा। मैं खेलता हूँ क्रिकेट 3 घंटे, न 3 घंटे से कम और न 3 घंटे से ज़्यादा। तो कुल मिला के बताना यही चाह रहा हूँ मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी टाइम का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते वो कार्य उतने समय के लिए ही वैलिड होगा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। यहाँ देखिए ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसके साथ जो हमने टाइम का प्रयोग किया है, ठीक है, 3 घंटे। मतलब ये वर्ब यही कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, सेंटेंस ये बता रहा है कि इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसका ड्यूरेशन क्या है? 3 आवर्स। 3 आवर्स हैज बीन पास्ट। 3 आवर्स हैज बीन पास्ट, यानी कि 3 घंटे का कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। 3 घंटा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके आगे ये कार्य जारी है। यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ जब टाइम का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो टाइम होता है उतने समय के लिए वो कार्य समाप्त हो चुका है, उतना कार्य हो चुका है उतने समय तक, आगे वो अभी जारी है। वो कब तक जारी रहेगा कोई गारंटी नहीं, 4 घंटे 5 घंटे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इंडेफिनिट टेंस के साथ आप प्रयोग करते हैं तो कार्य उतने ही समय के लिए वैलिड हो जाता है, न उससे ज़्यादा और न उससे कम। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। जो इसमें मेमोरेबल चीज़ है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें 2-3 पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी टेंस में या किसी भी टॉपिक पे तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो माध्यम भी है रिकॉर्ड करने का और जो चीज़ें हैं हमारे पास वो काफ़ी छोटी है, कम है, इसलिए लंबा लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही आपको मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।